अच्छा, टॉपिक है हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ठीक है, हम क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर करते हैं या हम किसी को अपने कस्टमर को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसकी हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं। सही। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो हमने लास्ट टॉपिक करा था, मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट, उससे थोड़ा सा रिलेटेड ही है। फुल कॉस्टिंग में मैंने कहा था जो कॉस्ट है उसके यहाँ बस 3 एलिमेंट है। किसी भी चीज़ की हम प्रोडक्शन जब करते हैं तो उसमें मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी क्या हो रही थी, इनकर हो रही होती है। ठीक। अच्छा, जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। आप में से कोई क्वेश्चन हो अगर तो वो चैट में पूछ सकते हैं। जी बोलें। अच्छा ठीक है, चलिए। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में होता क्या है, एक होता है हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग। अभी हम इसके बाद एक टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का। हमारे पास क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, तकरीबन हर साल ही आ रहा होता है। सही। तो उसको देखेंगे। और प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को थोड़ा सा पहले यहाँ पर डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसके बाद आगे इस टॉपिक पे हम जाते हैं। सही। अच्छा देखो, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जब हम कॉस्टिंग करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है। उस वक्त ये होता है, जैसे हम टेलर की एग्जांपल लें, कॉस्ट अच्छी एग्जांपल होती है टेलर की। जब टेलर के पास जब भी हम जाते हैं तो उसको वो हर कस्टमर की उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उसके ड्रेसेस जो है वो स्टिच कर रहा होता है। सही। ऐसा नहीं है कि उसने बना के पहले से रखे हुए हैं। वो जो ऑर्डर उसको मिलता है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, उसकी प्रोडक्शन करता है। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में बिल्कुल इसी तरीके से है कि आप अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो गुड्स बनाती है, उसको अपना ऑर्डर प्लेस करते हो और उस ऑर्डर में अपनी तमाम स्पेसिफिकेशंस को बता रहे हो तो कि आपको गुड किस तरह की रिक्वायर्ड है। सही। और जब जहाँ हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, एक ही तरह की प्रोडक्ट, यानी कि मशीन लगी हुई, बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, वो एक ही तरह की प्रोडक्ट जो है वो उसके मतलब एक मास प्रोडक्शन हो रही है सेम प्रोडक्ट की। सही। ये हमारे पास जॉबर प्रोसेस कॉस्टिंग होता है। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में एक तो बड़ा डिफरेंस ये है। इसके अलावा डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होता है उसमें जो गुड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सही। मतलब लाजमी बात है, हर किसी की, हर कस्टमर की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। वो अपनी सहूलत के हिसाब से जिस तरह में चाहता है उस तरीके से गुड को मैन्युफैक्चर करवा रहा होता है। और एक होता है जहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, वहाँ एक ही तरह की सेम गुड्स होती हैं, मतलब यूनिफॉर्म गुड्स होती हैं, एक जैसी होती है। ठीक है। अच्छा, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जो यहाँ पर एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ रहा होता है वो, अच्छा इसका हमारे पास सिलेबस अगर हम देखें, जो हमें जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अंडर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हम लोगों ने बीकॉम पार्ट 1 में इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक में पढ़ा था। सही। मतलब जहाँ पर कंटिन्यू स्टॉक टेकिंग हो रही होती है। लाजमी सी बात है, जो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कर रहा है, जो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक गुड्स को बना रहा है, तो वो मटेरियल मतलब ह्यूज अमाउंट तो मटेरियल का पहले से खरीद के नहीं रखेगा ना अपने पास। सब वो जो जैसा कस्टमर आएगा, जैसी कस्टमर डिमांड करेगा, उस हिसाब से फिर उतना मटेरियल खरीदेगा। सही। तो इसका मतलब वो परपेचुअल सिस्टम को फॉलो कर रहा होगा। सही। अच्छा, अब एग्जामिनर इसमें नॉर्मली हमसे कौन से क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। फर्स्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल का ओपनिंग कैलकुलेट कैसे होगा, एंडिंग मटेरियल कैसे आएगा, वर्क इन प्रोसेस का बिगनिंग है, वर्क इन प्रोसेस का एंडिंग है। ठीक है, फिनिश गुड का बिगनिंग है, फिनिश गुड का एंडिंग है। ठीक है। और ये सारी रिक्वायरमेंट में मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट की क्वेश्चंस में करी थी। बस यहाँ पर जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जॉब ऑर्डर क्वेश्चन के क्वेश्चन में हमें बात समझनी है, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, इसकी हम जर्नल एंट्रीज किस तरीके से बना रहे होंगे, इसको हमें समझना है। सही। बाकी कैलकुलेशन, जो कंप्यूटेशन है, ये सारी हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट के क्वेश्चन में सीख ली है। ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें आ रही है, फैक्ट्री ओवरहेड रेट। सही, रेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड रेट का क्या मतलब है, देखो मैंने आपको बताया था, जितनी भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो कि फिजिकल
गुड को देखकर, जो भी गुड हमारे सामने रखी हुई है, जो भी चीज़ हमारे सामने रखी है, उसको देखकर हम डायरेक्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करके बता सकते हैं, सही। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको हम प्रोडक्ट को देखकर, एक यूनिट को देखकर नहीं बता सकते, सही, जो कि ट्रेस नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था कि देखो अगर चेयर बनानी है तो उस चेयर को बनाने के एक लेबर होगा, लेबर बोलेगा कि भाई एक चेयर बनाऊंगा तो इतने पैसे लूँगा, तो जो लेबर की डायरेक्ट लेबर कहलाएगा ये हमारे पास, जो पर यूनिट के हिसाब से हमसे पैसे ले रहा है, तो इसका मतलब ये कॉस्ट क्या हो गई, ट्रेस हो गई। इसी तरीके से उस लेबर को मालूम होगा कि भाई एक चेयर बनाने में कितनी मटेरियल हमें लगेगा, तो ये जो जितना मटेरियल हमें लगेगा उसने हमें बता दिया, सही, ये हमारे पास कहलाएगा डायरेक्ट ले मटेरियल, सही। इसके अलावा जो वहाँ पर मौजूद फैक्ट्री का रेंट है या हमारे पास जो गुड्स हैं वो क्या बोलते हैं डेप्रिशिएट हो रही है, मशीन हमारी डेप्रिशिएट हो रही है, ये सारी क्या है, ये बिजली का बिल है, ये तमाम वो कॉस्ट है जो कि पर यूनिट से आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, सही। तो इसलिए हम उसको, अच्छा सॉरी मेरा लिंक जो है ब्रेक हो गया था, नेट इश्यू हुआ था मेरे एंड से। जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और अभी तक मैंने जो डिस्कशन करी है वो बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, चैट में पूछ लें या फिर माइक में, जैसे भी पूछ लें, ठीक है। और क्लियर है तो मुझे ओके करें ताकि मैं आगे जाऊँ। जी क्लियर है आप लोगों को सब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलें ठीक है, आगे टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखें, मैंने कहा इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास जो है वो आसानी से ट्रेस नहीं होती, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, यानी एक यूनिट को देखकर मैं नहीं बता सकता कि बिजली का बिल इसमें कितना, बिजली के बिल की कॉस्ट कितनी है, नहीं बता सकता। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट लग रही होती है ना प्रोडक्शन साइड पे, उसका एक रेट डिफाइन करते हैं, उसका एक परसेंटेज निकाल लेते हैं कि भाई इतनी लेबर होगी, इतने लेबर डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट लगेगी, तो उसमें इतने परसेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट लगेगी। या मशीन की बात कर लें, डायरेक्ट मशीन के इतने लेबर, मशीन इतने घंटे चलेगी, तो उस हिसाब से इनडायरेक्ट कॉस्ट इस हिसाब से लगेगी, ठीक है। तो हम उसको इस तरीके से एस्टिमेट कर रहे होते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड हम का रेट हम निकाल रहे होते हैं इसी क्वेश्चन में, सही। क्लियर है यहाँ तक? उसके अलावा जर्नल एंट्रीज आपसे वो पूछ रहा होता है, और उसके बाद जर्नल लेजर अकाउंट, टी अकाउंट्स आपसे बनवाता है, गुड्स इन प्रोसेस का, रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स। तो आ जाते हैं इसमें, जर्नल एंट्रीज पे आ जाए, ठीक है। अगर आप लोग अपने साथ पेन और रजिस्टर रखेंगे तो आप लोगों के लिए नोट करना आसान हो जाएगा, सही है। जर्नल एंट्रीज नॉर्मली एग्जाम में इसी तरीके से आ रही होती हैं जो मैं अभी आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, तो आपने अपने पास पेन रजिस्टर रखें और साथ साथ नोट कर लें। जी, पेन और रजिस्टर है आप लोगों के साथ? यस सर। ठीक, चलें देखें, सिंपल सी बात है, देखो जब रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, अब रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल परचेज करो या इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज करो, भाई एंट्री एक ही होनी है, रॉ मटेरियल डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा हो। अगर तो वो सवाल में बता देते कि भाई हमने कैश पे खरीदा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ अगर रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया वो डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट था ये मैटर नहीं करता, सही। अगर आपने जो भी मटेरियल रिटर्न कर दिया, जो खरीदा था वो कस्टमर को वापस कर दिया, ओ सप्लायर को वापस कर दिया, तो उसकी एंट्री बनेगी अकाउंट्स पेबल डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट, ठीक। अच्छा फिर रॉ मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। अब अपने रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू किया, अब यहाँ पर एक बात का ख्याल करना है, देखो रॉ मटेरियल जब, अभी यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता दूँ, जब डायरेक्ट मटेरियल, अभी यहाँ पर जो बात हो रही है थर्ड एंट्री में बात हो रही है डायरेक्ट मटेरियल की, जब डायरेक्ट मटेरियल
आप इशू करोगे फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, सही, तब जर्नल एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट। ठीक है, याद रहे ये जो एंट्री है ये डायरेक्ट मटेरियल के लिए, सही। जब आप डायरेक्ट मटेरियल यानी कि वो मटेरियल जो कि पर यूनिट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जब वो आप इशू करोगे फैक्ट्री में तो एंट्री बनाओगे वर्क इन प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट, सही। अच्छा, अब अगर इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करोगे, इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब ये वो मटेरियल है जो कि एक यूनिट को देख के आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, सही। तो इसकी एंट्री बनेगी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट, सही। क्लियर है यहाँ तक? ये रॉ मटेरियल की हमारे पास 4 एंट्रीज थी। रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, रॉ मटेरियल सप्लायर को वापस करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, और इसी तरीके से जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कब होगी, जब वो प्रोडक्शन में जा रहा होगा, सही। जब फैक्ट्री में डायरेक्ट मटेरियल जाएगा तो इसकी एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट। इसी तरह जब फैक्ट्री में जहाँ प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पर जब इनडायरेक्ट मटेरियल जाएगा तो एंट्री बनेगी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मटेरियल की यही एंट्रीज है हमारे पास। Yes, sir. ठीक, अब आ जाते हैं लेबर पर, सही। जब आप डायरेक्ट लेबर को इनकर करोगे, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट लगेगी, तो आप उसकी एंट्री करोगे वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट और अक्रूड पेरोल क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, मतलब आपकी लायबिलिटी है, बन जाएगा भाई आप उसको पैसे देने का, लेबर आपको सर्विस देगा तो उसके अगेंस्ट आपकी लायबिलिटी है, अक्रूड पेरोल कहलाता है हमारा ये, सही। फिर अगर लेकिन हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर का मतलब ये वो लेबर है जिसकी कॉस्ट पर यूनिट से आइडेंटिफाई नहीं किया, जैसे मैंने कहा भाई हेल्पर है, अब वो एक हेल्पर जो है वो 3-4 जो सीनियर है उसके उनको क्या कर रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा, तो उस हेल्पर की जो कॉस्ट है वो एक यूनिट से आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल है। इसी तरह हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर की अगर बात करें, जो फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, और फैक्ट्री का जो सुपरवाइजर है उसको भी सैलरी जा रही है, उसकी भी कॉस्ट है, वो भी हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि उसकी सैलरी भी पर यूनिट से आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, सही। तो डायरेक्ट लेबर होगा तो भाई एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट एक्रूड पेरोल क्रेडिट, इनडायरेक्ट लेबर होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड और एक्रूड पेरोल होगा, सही। अगर हम देखें जब इनडायरेक्ट मटेरियल था वहाँ भी उसने फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करा के क्या करा था, मटेरियल को क्रेडिट कर दिया था। यहाँ पर इनडायरेक्ट लेबर है तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट करा के क्या कर रहा है, एक्रूड पेरोल को क्रेडिट कर रहा है। ठीक है, अब इन दी एंड जब हमारी टोटल लायबिलिटी बोलते हैं, वही डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर की पेमेंट हमने कर दी तो एक्रूड पेरोल जो हमारी लायबिलिटी थी वो डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सही। अब आ जाते हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इंकर्ड, सही। अब सवाल में अक्सर आ जाता है कि भाई एक्चुअल हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है वो इतना लगा है। ठीक है, अब एक्चुअल से क्या मुराद है, देखो एक्चुअल से मुराद ये है कि भाई एक तो वो फैक्ट्री ओवरहेड है जो कि आपने वर्क इन प्रोसेस में पहले से एस्टिमेटेड क्या कर दिया, कॉस्ट का पार्ट बना दिया कि हमारी एस्टिमेशन है भाई, डायरेक्ट मटेरियल तो लिख के बता दिया इतना लगेगा, फिजिकल है आइडेंटिफाई हो गया, पता लग गया, लिख दिया। इस तरीके से डायरेक्ट लेबर है वो भी हमने बता दिया। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो हमने एस्टिमेशन के मुताबिक कॉस्टिंग उसकी कर दी है, लेकिन अब जब फाइनल प्रोडक्शन परफॉर्म हो गई अब हमें पता लग रहा है कि भाई नहीं, जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है वो ये कॉस्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जो भी इंकर होगा उसकी एंट्री बनेगी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, सही। क्लियर है यहाँ तक? जी क्लियर है आप लोगों को? साथ साथ नोट भी कर रहे हैं अपने पास रजिस्टर में? ठीक है, साथ साथ नोट भी करते हैं, सही। अच्छा, अब हमने कहा भाई जो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड के यही मीनिंग है कि भाई जो आपने एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड वर्किंग प्रोसेस में लगा दिया ना, ये वो है। अभी तक आपने देखा जब डायरेक्ट मटेरियल आपने फैक्ट्री में इशू करा प्रोडक्शन के लिए तो उस वक्त एंट्री बनाई थी वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। इसी तरह जब डायरेक्ट लेबर आपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन में लगाया तो उस वक्त एंट्री करी वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एक्रूड पेरोल आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया।
अब इसी तरीके से जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, उसको हम बोल रहे हैं अप्लाइड एफओएच। अप्लाइड एफओएच हम क्या कर देंगे, वर्क इन प्रोसेस हम डेबिट कर देंगे और अप्लाइड एफओएच को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं फिनिश गुड की तरफ। सही। अब हमने जो गुड्स रेडी कंडीशन में आ गई, इज द यानी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, याद होगा मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट के क्वेश्चन में जब हमारे पास गुड्स रेडी होके आ जाती थी तो वो फिनिश गुड में आ जाती थी, तो हम फिनिश गुड डेबिट करके वर्क इन प्रोसेस सारा क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सही। एक एंट्री आ जाएगी। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो इन्वेंट्री आपने सेल आउट कर दी उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कर दोगे, फिनिश गुड को क्रेडिट कर दोगे क्योंकि ये गुड्स आपके पास से जा चुकी हैं। फिर सेल्स की एंट्री आ गई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। सही है। ओवर अंडर, हाँ अब जो एंट्री आ रही ना ये वाली एंट्री। अच्छा, ऊपर एक एंट्री हमने बुक नहीं करी, वो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे पास हुई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और अंडर अप्लाइड एफओएच क्रेडिट, इसकी बात बाद में होगी। पहले एक एंट्री बनेगी, यहाँ पर इन्होंने ऊपर नहीं दिखाई भी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच को एडजस्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, जरा इस सिनेरियो को समझें। मैंने आपसे कहा कि भाई एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड को हम बोलते हैं फैक्ट्री अप्लाइड, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। ठीक है। और जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड होता है उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, उसका नाम होता है कि उस अकाउंट टाइटल का नाम क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। और जो हम एस्टिमेटेड लेते हैं उसको फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड कहते हैं। सही, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब होता क्या है, अब होगा ये कि फॉर एग्जांपल आपने एस्टिमेशन करी थी कि भाई आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो 50,000 लगेगी, ये आपका एस्टिमेशन था कि हम जो गुड बनाने जा रहे हैं उसमें 50,000 रुपये की हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट लगेगी, ये हमारा एस्टिमेशन है। सही। लेकिन एक्चुअल में हमारी जो फैक्ट्री ओवरहेड लगा वो 55,000 का लग गया। सही। तो अब ये जो डिफरेंस आया है 5,000 का, इस 5,000 के डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए हम जो जर्नल एंट्री बनाएंगे वो अपने पास मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, लिख लें। सिनेरियो समझ में आ गया। हमने एस्टिमेट करा भाई 50,000 रुपये लगेगा, यानी अप्लाइड एफओएच हमने वर्क इन प्रोसेस में गिनवा दिया, हमने अप्लाइड एफओएच, यहाँ देखें अप्लाइड एफओएच हमने वर्क इन प्रोसेस में काउंट करवा दिया, भाई 50,000 रुपये की इनडायरेक्ट कॉस्ट लगेगी, नोट कर लो। सही। लेकिन जब एक्चुअल फिगर हमारे सामने आया उसमें देखा भाई ये तो 55,000 रुपये की लग चुकी है फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट। तो अब इस जो 5,000 का डिफरेंस है इसको हमें रिकॉर्ड करके दिखाना पड़ेगा। अब वो कैसे दिखाएंगे ये जर्नल एंट्री में आपको बता दूं। आप क्या करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को आपने डेबिट करना है, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड है, ये फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल भी कहते हैं उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन एक काम करिएगा, बीच में एक लाइन छोड़ दिएगा। सही। यानी फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड डेबिट, बीच में एक लाइन छोड़ी, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। अब बीच में एक लाइन क्यों छुड़वाई, बीच में एक लाइन इसलिए छुड़वा दी कि इस बीच वाली लाइन में आपके पास आएगा अंडर या ओवर अप्लाइड एफओएच। सही। अभी जो मैंने आपके पास केस डिस्कस करा उसमें हमारा एफओएच क्या हो गया, अंडर अप्लाई हो गया। इसका मतलब जो मैंने बीच में लाइन छुड़वाई है वहां पर आएगा अंडर अप्लाइड एफओएच डेबिट 5,000 से। क्लियर हो गई मेरी बात। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि अप्लाइड एफओएच 50,000 जो हमारा एस्टिमेशन था, अंडर अप्लाइड एफओएच 5,000 और बाकी एफओएच कंट्रोल 55 से क्या हो गया, हुआ क्रेडिट हो गया हुआ। सही। सेम केस इस तरीके से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एस्टिमेशन करी 50,000 की, लेकिन एक्चुअल जो कॉस्ट इंकर हुई वो 43 की हो गई। सही। अब कितने का डिफरेंस आ गया, 7,000 रुपये का। इसका मतलब हमारा जो अप्लाइड है वो ओवर है। अब एंट्री बनेगी फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड डेबिट 50 से। सही। ओवर अप्लाइड हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 7,000 से, और एफओएच कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 43 से। बैलेंस हो गई बात। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। ठीक। अच्छा, अब आ जाएं, ये जो हमने ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड एफओएच को देखा, इस अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड एफओएच को हम एडजस्ट करवाते हैं किसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट करवाते हैं। अगर तो हमारा केस है अंडर अप्लाइड का,
अंडर अप्लाइड का मतलब एक्चुअल में ज़्यादा लगा है और आपने एस्टिमेशन कम करी है। जब आपने एस्टिमेशन कम करी है और एक्चुअल में ज़्यादा कॉस्ट इनकर हो गई है तो भाई अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ाओ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कर देंगे, अंडर अप्लाइड एफओएच को क्रेडिट कर देंगे। सही। और अगर केस इस तरीके से आपने ओवर अप्लाई कर दिया, ओवर अप्लाई का मतलब आपने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है, तो आप कहोगे ओवर अप्लाइड एफओएच डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। सही, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, अगर आप लोग अपने माइक्स ऑन कर लें, ठीक है, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग मुझे जर्नल एंट्री बताते रहना। सही, फर्स्ट पे आ रहा है परचेज रॉ मटेरियल ऑन अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री। अच्छा ये देखो पास पेपर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से, पास पेपर का क्वेश्चन है, बिल्कुल इतना आसान क्वेश्चन आता है। परचेज रॉ मटेरियल ऑन अकाउंट, बोलो भाई एंट्री क्या बनेगी? सर इसकी एंट्री बनेगी रॉ मटेरियल डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट ठीक, 1,40,000। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट में कह रहे हैं पर मटेरियल इशू टू फैक्ट्री, आपने मटेरियल प्रोडक्शन में दे दिया 1,20,000 ऑफ विच 20,000 वाज इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, इस बात का मतलब मैं आपको पहले यस क्लियर कर देता हूँ कि कह रहे हैं कि भाई आपने टोटल मटेरियल जो है वो 1,20,000 का आपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन में दे दिया है। कह रहे हैं वो जो 120 का आपने प्रोडक्शन में दिया है उस 120 का 20,000 जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। बताइए इसकी एंट्री क्या बनेगी? सर इसमें बनेगी वर्क इन प्रोसेस 1 लाख रुपीज एंड रॉ ठीक है, मटेरियल क्रेडिट फॉर डायरेक्ट मटेरियल, ठीक देन है, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट विद 20,000 ठीक एंड है, रॉ मटेरियल क्रेडिट 20,000, ये इनडायरेक्ट मटेरियल की है। ठीक है, गुड। अच्छा अब आ जाते हैं सेम बात लेबर के केस में। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंकर्ड 90,000 एंड 10,000 इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर, इसकी एंट्री बताएं। सर इसमें इसकी जो एंट्री बनेगी फॉर डायरेक्ट लेबर वर्क इन प्रोसेस 80,000 डेबिट एंड 90,000, एक्रूड 90,000 देखें सवाल में, देखें इधर यहाँ पर ब्रेकअप नहीं है, यहाँ सॉरी डायरेक्ट, 90,000 हाँ sorry 90,000। 90,000 90,000 debit and accrued payroll credit ठीक है, 90,000. Then factory overhead debit 10,000 and accrued payroll 10,000. It's for indirect labor. ये गुड हो गया। अच्छा अब कह रहे हैं नंबर 4 में फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेशन रेट वाज 90% ऑफ ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, यहाँ एफओएच अप्लाइड की बात हो रही है, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की एंट्री देनी है। अब फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की जब हमने एंट्री कही थी तो हमने कहा था वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल बुक हो चुका, वर्क इन प्रोसेस में लेबर भी बुक हो चुका है। अब अप्लाइड एफओएच का मतलब है इसको वर्क इन प्रोसेस में इनडायरेक्ट कॉस्ट दिखानी है, तो वर्क इन प्रोसेस में इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ से दिखाएंगे। 90% लेंगे किसका? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, यानी 90,000 का 90% लेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। 90,000 का 90% निकालें, कितना आ रहा है? Sir, wait, 81,000, calculator. 81,000 आ रहा है। Sir, 90,000, 81,000. ठीक है। अब इस 81,000 की एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इंकर्ड ऑन अकाउंट। अभी जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट हमारी लगी है 80,000 की, ये एक्चुअल वाला है। सही, एक्चुअल में हमारे पास एक मटेरियल का इनडायरेक्ट लगा है, एक लेबर का इनडायरेक्ट लगा है और एक यहाँ हमारे पास 80,000 से आ गया। सही, तो इसकी एंट्री बनेगी एफ एच, क्या बोलते हैं आपका, एफ एच Sir, factory फैक्ट्री overhead ओवरहेड डेबिट और अकाउंट्स पेबल payable क्रेडिट हो जाएगा credit. 80,000 से। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड, से जॉब्स कंप्लीटेड की कॉस्ट बता दी, यानी फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एक तरह से बता दिया।
तो क्या करेंगे, फिनिश गुड डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। ठीक है। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको बता दी, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट करके फिनिश गुड को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्रेडिट। सही। सेल्स ऑन अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट ठीक है। यस सर। ये तो सारी स्ट्रेट एंट्रीज थी वो हो गई, लेकिन हमें अंडर ओवर को एडजस्ट करवाना है ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में उसको एडजस्ट करके दिखाना है, तो वो एंट्रीज हम देख यस सर। सही। अब ये सेम एंट्रीज यहाँ पर इन्होंने जो अभी हमने आपके सामने डिस्कस करी वो यहाँ पर इन्होंने करके दिखाई हुई भी आप लोग देख सकते हैं। सही। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी कोई बात नहीं समझ में आई तो वो पूछ सकता है, और जिसने लेट ज्वाइन करा है उसके लिए ये है कि लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, आप लोग जो है यूट्यूब चैनल पर इसको जाके लिसन कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर दिया आप लोगों ने सबने? ठीक है। देखिए अभी तक हमने जो एंट्रीज बताई थी सारी वही आ रही हैं। अगर कोई किसी में प्रॉब्लम है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। क्लियर है ना सब? सर आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है बहुत। हाँ मेरे पास से नेट थोड़ा सा इशू आ रहा है। अच्छा अभी क्लियर है आवाज? आपको मेरी आवाज क्लियर है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को क्लियर आवाज मेरी? चैट में बता दें अगर। जी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को मेरी? ठीक है। अच्छा देखो जर्नल एंट्रीज आपके सामने है, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। सारी बात ये 20,000 29,000 कैसे आया, कोई बताएगा मुझे आप में से? 29,000 जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये दिखा रहा है अंडर अप्लाइड एफओएच के नाम से, ये हमारे पास कैसे आया होगा? देखो अप्लाइड एफओएच 81,000 था, अप्लाइड एफओएच कितना था? 81,000 ठीक है। अब अगर एक्चुअल एफओएच की तरफ आए तो एक्चुअल एफओएच हमारे पास एक तो 80,000 था सही है, जो स्ट्रेट हमें दिया हुआ था। इसके अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर भी था सही। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना था? 20,000 और इनडायरेक्ट लेबर कितना था? 10,000। तो 80 और 30 कितना हो गया? 80 प्लस 30 करोगे कितना हो जाएगा? 110 यानी 1,10,000, और आपने 81 एस्टिमेट करा हुआ था, तो 29 का डिफरेंस आ गया। तो 29 से हम कहेंगे हमारा एफओएच क्या अंडर अप्लाइड है, इसलिए कॉस्ट को बढ़ाओ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट अंडर अप्लाइड एफओएच क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 29,000 ठीक है। क्लियर है? उसके बाद ये इसने टी अकाउंट्स बनाए हुए हैं, वो तो जर्नल एंट्री को देख के बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें, नहीं तो हम क्लास को ऑफ करते हैं। आज की क्लास में इतना ही है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आप डिस्कस कर लें, पूछ सकते हैं। अभी वैसे क्लास खत्म होने में हमारे पास रिमेनिंग 5 मिनट्स बाकी हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, चलिए आप क्लास ऑफ कर रहे हैं सही। इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट हम कल सेम टाइम पे क्लास स्टार्ट करेंगे, और टॉपिक हमारा यही है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। ये पास पेपर के क्वेश्चन आप लोग अब करना शुरू करें, क्योंकि अपनी मैं पास पेपर के क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें थोड़ी बहुत वैरायटी है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन होता है हमारा, मतलब और सबसे अच्छी बात टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। जर्नल एंट्रीज करनी होती है स्ट्रेट, ज़्यादा कंपटीशन होती भी नहीं है इसमें सही। तो कल इंशाल्लाह और पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे, इसको स्टॉप करते हैं यहीं पर ही। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ सर।